आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के गन शॉट लेक्चर के अंदर। आज के इस लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर की जितने भी टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे, डेरिवेशन को कवर करेंगे, साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स को भी कवर करेंगे। देखो, मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि अगर आप इस लेक्चर को देखोगे तो 95% ले आओगे, 98% ले आओगे, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने मेरी बताए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, मेरी बताई गई चीजों को बहुत ध्यान से समझा, तो ये बात पक्की है कि इस चैप्टर का कोई भी सवाल गलत नहीं करोगे। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है यार। अगर मैं स्टार्टिंग के चैप्टर्स की बात करूं, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है पूरे क्लास 12th के फिजिक्स का। तो आपको इन चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। और पहले चैप्टर में जो आपने प्यार और सम्मान दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिना टाइम को डिले किए हुए चलिए शुरुआत करते हैं एक नई मोटिवेशन के साथ, एक नई जोश के साथ आज के इस खूबसूरत सी क्लास का। तो देखो भाई, पहले तो हम समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं जिसे हमें पढ़ना है। हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को, पोटेंशियल डिफरेंस को, रिलेशन समझना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिश्ता होता है। तुम्हारे रिश्ते की बात नहीं होगी यहाँ पे बेटा, अभी उसमें बहुत समय है बेटा, कम से कम 10 साल। तुम्हारा रिश्ता होने में 10 साल है। हम रिलेशन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का, ठीक है भाई? ओके मास्टर साहब। फिर हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। ये बहुत जरूरी चीज है और बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं, तो ये भी तुम्हें मैं बहुत मजेदार तरीके से समझाऊंगा। कैपेसिटेंस समझाऊंगा, कैपेसिटर समझाऊंगा। आज तुम समझ पाओगे कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है, और डाइलेक्ट्रिक हो तो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक ना हो तो क्या होगा। सब कुछ सिलेबस में है भाई। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर समझेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर समझेंगे, और भैया सबसे आखिरी में समझेंगे एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो भाई चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। देखो यार, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मैं आपको बहुत साफ शब्दों में कहूं तो पोटेंशियल डिफरेंस को आप समझ सकते हो डेल्टा वी। इसको मैं क्या कह सकता हूं, इसको मैं कह सकता हूं डेल्टा वी। और इसके बारे में सबसे पहले आपने क्लास 10th में पढ़ा था। चलो मैं आपको समझाता हूं कि क्या होता है। अगर आपको याद हो, पिछले चैप्टर में मैंने कहा था कि अगर ये कोई प्लस क्यू चार्ज है तो इसकी वजह से आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। बिल्कुल सर। अब अगर इसमें 2 पॉइंट बनाऊं, इस पॉइंट को बोल देता हूं ए, इस पॉइंट को बोल देता हूं बी। हाँ सर, मैंने 2 पॉइंट बना दिया, एक को बोला ए, एक को बोला बी। अब मान लो मैं कहता हूं यहां पे मेरा कोई, इस बी पॉइंट पे कोई हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है। आप इसको क्यू नॉट चार्ज भी बोल सकते हो, जो बोलना चाहो बोल दो। ये प्लस क्यू चार्ज है। अब अगर मैं इसको इस बी पॉइंट से उठा करके ए पॉइंट पे लाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बताओ क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। सर क्यों वर्क करना पड़ेगा? क्योंकि देखो, ये वाला प्लस क्यू चार्ज है और ये भी हमारा क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। तो भाई ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो पक्की बात है कि इस पे इधर की तरफ एक फोर्स लगेगी कि नहीं लगेगी? कैसे फोर्स लगेगी? रिपल्सिव फोर्स लगेगी। भाई 2 प्लस चार्ज आपस में रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं ना, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये वाला चार्ज इस चार्ज पे धक्का लगाएगा, इधर की तरफ इसको रिपेल कराएगा। पर मैं चाहता हूं कि इसको मैं बी पॉइंट से ए पॉइंट पे ले आऊं, तो फोर्स तो इधर की तरफ लग रही है पर मैं लाना चाहता हूं इसको इधर। तो पक्की बात है कि सर अगर मैं बी से ए पे लाना चाहता हूं तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो कितना मैं वर्क कर रहा हूं इस चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट लाने के लिए, वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस को पीडी बोल दूं? हाँ सर बोल दो। वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज, ये होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। इसको आप जिंदगी भर याद रखना। चलिए भाई, अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है उसको समझते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जैसे कि ये, इज द वर्क डन in moving a unit positive charge from one point to another against the electrostatic force। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इधर लग रही है, इसके अगेंस्ट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेकर के जा रहा हूं, तो कितना वर्क कर रहा हूं उसके 4 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको याद क्या रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है भाई, पहले तो मैं आपको वो बता देता हूं। क्या याद रखना है सर? आपको ये याद रखना है भाई
देखो अगर मैं याद रखने की बात करूं तो आपको ये याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। होता है कि नहीं होता है? हाँ सर ये तो होता है। एक बात बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने डिनोट किससे किया है? डेल्टा वी से। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं डेल्टा वी? हाँ सर। वर्क डन को लिखता हूं डब्ल्यू से। चार्ज क्या होता है? क्यू। हाँ सर। तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो गया? डब्ल्यू बाई क्यू। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, वर्क डन की यूनिट क्या होती है? अगर मैं तुमसे पूछूं यूनिट बताओ पोटेंशियल डिफरेंस का, यानी कि पीडी। पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क की क्या यूनिट होती है भाई? वर्क यूनिट होती है जूल। चार्ज की क्या यूनिट होती है? तो कूलाम। तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा जूल पर कूलाम। बोलो हाँ या ना? क्या हो जाएगा भाई? जूल पर कूलाम। और फिजिक्स के अंदर जूल पर कूलाम को हम लोग वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वोल्ट बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी भाई? वर्क यूनिट जूल, चार्ज यूनिट कूलाम, जूल पर कूलाम। या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? वोल्ट बोल सकते हैं। जूल पर कूलाम को हम लोग वोल्ट भी बोल सकते हैं। और एक बात याद रखना कि भाई जो हमने फॉर्मूला निकाला है ना, डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, क्या मैं इस फॉर्मूले से एक फॉर्मूला और निकाल सकता हूं? अगर मैं तुमसे पूछूं डब्ल्यू बराबर क्या होगा, तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा क्यू डेल्टा वी। सिंपल। हाँ तो सर ये बात तो पता है भाई, डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्यू डेल्टा वी नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। हाँ सर ये बात तो हमको पता है। अब ये पता है ना तो काम बन जाएगा। एक बात और याद रखना, सब याद ही रख रहे हो तो एक बात और याद रखना कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर नहीं होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? ये स्केलर क्वांटिटी होती है और इसके ऊपर सवाल भी पूछा जाता है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलिए भाई एक न्यूमेरिकल करते हैं, है ना? क्या करते हैं? न्यूमेरिकल करते हैं। देखो भाई ये सीबीएसई 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये कह रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 20 वोल्ट। मतलब डेल्टा वी की वैल्यू कितने दिए हैं? 20 वोल्ट दिए हैं। चार्ज ऑफ 2 कूलम, क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 कूलम है। और हमसे कह रहे हैं वर्क डन बताओ। है कितना लुल्लू सवाल है। अभी हमने पढ़ा है वर्क डन होता है क्यू डेल्टा वी, है क्यू की वैल्यू है 2, डेल्टा की वैल्यू वी की वैल्यू है 20, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 40। और वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। तो 40 जूल आंसर आ जाएगा। है मार्क करो, आगे बढ़ो, सिंपल सी बात है। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो देखो एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। आपने इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, आप चाहो तो इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल सकते हो, है ना? होता गया है ना कि बड़े बड़े टर्म को देख करके हम लोग डर जाते हैं, तो डरने का नहीं, है ना? डरने का नहीं, प्यार करने का। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल सकते हो। अच्छा सर क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? मान लो हमारे सामने प्लस क्यू चार्ज है, तो इसकी वजह से आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हाँ सर आपने अभी बताया। अब मान लो कि यहां पे एक पॉइंट है कोई ए। हाँ सर कोई पॉइंट है ए। मान लो कोई एक पॉइंट है बी, और ये जो बी पॉइंट है भाई ये इंफिनिटी पे, कहां पे है? इंफिनिटी पे है। तो यह मान लो कि मैं इंफिनिटी पे एक चार्ज रखा हुआ है, इसको मैंने बोला क्यू या क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट को क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। और याद रखना भाई ये जो टेस्ट चार्ज होता है ना, ये भी पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव नहीं होता है। बाई कन्वेंशन ऐसा माना जाता है कि टेस्ट चार्ज भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, इन्फिनिटी से इस क्यू नॉट चार्ज को जो कि पॉजिटिव होता है, इसको लाना चाहता हूं ए पॉइंट पे, ये मैं लाना चाहता हूं। तो बताओ क्या अभी भी मुझे वर्क करना पड़ेगा? कॉमन सेंस है यार, वर्क करना पड़ेगा, पर बहुत लोगों के पास कॉमन सेंस नहीं होता है। तो चलो समझाते हैं कि वर्क क्यों करना पड़ेगा। ए लुल्लू क्या हो गया भाई, कहां चला गया? गायब सब। फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। तो भाई ये था हमारा प्लस क्यू चार्ज, इसकी वजह से आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड थी। यहां पे मैंने एक पॉइंट बनाया था सर ए। हाँ सर, इन्फिनिटी नाम की एक जगह होती है ना? इन्फिनिटी क्या होती है जिसके बारे में हमको कुछ नहीं पता, बहुत दूर कोई चीज होती है उसको इन्फिनिटी बोलते हैं। तो एक प्लस क्यू नॉट चार्ज है, उसको मैं उठा के यहाँ ए पे लाना चाहता हूं, तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल वर्क करना पड़ेगा, है? हाँ सर वर्क डन करना पड़ेगा। देखो भाई क्यू नॉट चार्ज को जब मैं ले करके आऊंगा ना, तो ये भी तो पॉजिटिव है, इस पे भी तो इधर की तरफ फोर्स लगेगी ना। जब मैं इसको लाऊंगा इसे आगे की तरफ, तो क्या होगा भाई? नेचुरली तो देखा जाए तो इस पे फोर्स इधर की तरफ लगेगी, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये इसको इधर धक्का मारेगा कि नहीं मारेगा? लेकिन मैं इसको इन्फिनिटी से जबरदस्ती पकड़ के ला रहा हूं, तो मुझे वर्क तो करना पड़ेगा ना। हाँ,
इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यानी जब किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के आते हो किसी एक पॉइंट पे, तो उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलते थे, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेकर के जाते थे तो उसमें जो वर्क करना पड़ता था उसे बोलते थे पोटेंशियल डिफरेंस। और जब इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लेकर के आते हो, जहां इन्फिनिटी आ जाए वो हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो देखो भाई, अभी मैं तुम्हें दोनों क्लियर कर देता हूं, पहले मेरी बात को समझो। अगर तुमसे कोई कहे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बताओ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये भी वही होता है, कितना वर्क करना पड़ा किसी चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लाने के लिए, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम या वोल्ट, दोनों का यूनिट सेम है, दोनों स्केलर क्वांटिटी है। पर अंतर क्या है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है ना, इज एट अ पॉइंट अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे जब लेकर के आओगे, जैसे देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी चार्ज को ले जा रहे हो, है ना, ए से बी ले जा रहे हो, तो जो होगा ये होगा डेल्टा पी, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक ही पॉइंट रखूं, अब इस चार्ज को मैं इन्फिनिटी से लेकर के आऊं, कहां से लेकर के आऊं, इन्फिनिटी से लेकर के आऊं, अब जो होगा ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जब दो पॉइंट के बीच में कोई चीज डिफाइन करनी होती है तो हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और जब हम एक पॉइंट इन्फिनिटी मान लेते हैं कि इन्फिनिटी से किसी को लेकर के आ रहे हैं, उसको लाने में कितना वर्क करना पड़ा पर यूनिट चार्ज, तो हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। फार्मूला सेम है, बट डिफरेंस ये है कि अगर हम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी गिवन पॉइंट पे लाते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हैं तो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। सब कुछ सेम है। आगे बढ़ो, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये पहला डेरिवेशन आपके सिलेबस का। देखो भैया, सिलेबस की बहुत सारी चीजों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, कब कहाँ डेरिवेशन कैसे पूछा जाता है, जिससे तुमको पता होता है कि वो कब निकलेंगे, है ना, उसकी इंफॉर्मेशन रखते हो, आज आएंगे कि नहीं आएंगे तुम्हारे दोस्त लोग। तो वैसे ये भी जानना जरूरी है कि भाई ये जो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, आज तो तुम्हें पता है। अगर मैं तुमसे पूछूं एक प्लस क्यू चार्ज है तो उसकी वजह से आर डिस्टेंस दूर इस पी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, तो तुम बोल देते के क्यू बाई आर। माइनस क्यू चार्ज है और सर आर डिस्टेंस दूर पे पी पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ, तुम कह देते हो माइनस के क्यू बाई आर। लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि आया कैसे, ये तो जानना जरूरी है। तो अगर आप इसको जानना चाहते हो तो मेरे साथ आप डेरिवेशन करो। तो पहले एज्यूम करो कि लेट सपोज हमारे पास कोई ये प्लस क्यू चार्ज है। हाँ सर, ये प्लस क्यू चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस दूर हमें किसी एक पॉइंट पे, किसी एक पी पॉइंट पे पता करना है कि कितना पोटेंशियल है, ये हमें जानना है। तो देखो, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होता है, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होता है। एज्यूम करो कि एक हमारे पास क्यू नॉट चार्ज है, मतलब ये टेस्ट चार्ज है और ये पॉजिटिव होता है। मान लेते हैं कि इस प्लस क्यू चार्ज से ये x डिस्टेंस दूर है, मतलब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x है। अब तुम बताओ, ये प्लस क्यू चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर इस पे इस तरफ फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ सर, इस तरफ फोर्स लगेगा। अच्छा, मैं चाहता हूं इसको इस पी पॉइंट पे लाना, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट किधर करानी पड़ेगी? थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट कराऊंगा, dx बोल देता हूं, थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट कराऊंगा। तो पक्की बात है ना कि मुझे वर्क तो करना पड़ेगा ना, वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो मैं तुमसे पूछूं कितना वर्क करना पड़ेगा, तो मान लो थोड़ा थोड़ा इसको मूव करा लूं dx, तो कुछ dw वर्क करना पड़ेगा। हाँ सर, करना पड़ेगा। अच्छा, वर्क का फार्मूला क्या होता है? f डॉट dx, या मैं बोल दूं f dx cos थीटा। हाँ सर, ये तो होता ही होता है। अब मैं चाहता हूं पता करना कि मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा इसको इस पी पॉइंट पे लाने के लिए। पहले हम जब डेरिवेशन करते हैं तो पहले वर्क डन निकालते हैं। तो पहले मैं वर्क करूंगा। भाई वर्क क्यों करूंगा? देखो, ये क्यू नॉट चार्ज है, इसमें फोर्स तो इधर लगेगी ना, मैं इसका डिस्प्लेसमेंट इधर कराना चाहता हूं, तो पक्की बात है कि वर्क करना पड़ेगा। अब कितना वर्क करना पड़ेगा? मैंने कहा वर्क होता है f dx cos थीटा। dx डिस्प्लेस, अगर dx थोड़ा सा मूव कराए तो dw वर्क करूंगा, है ना। अब देखो क्या हो गया यहाँ पे, कहानी ध्यान से समझो। अगर मैं तुमसे पूछूं कि प्लस क्यू चार्ज है, क्यू नॉट चार्ज है, तो इनके बीच में फोर्स कितनी लगेगी? तुम कहोगे k क्यू नॉट, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, x स्क्वायर। हाँ सर, ये फोर्स लगेगी। तो क्या मैं यहाँ पे फोर्स की जगह पे लिख सकता हूं k क्यू नॉट अपन x स्क्वायर dx, और बेटा फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल को क्या बोलते हैं? थीटा।
तो ये क्या होगा, थीटा कितना होगा भाई, फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, dx इधर है, फोर्स इधर है, तो एंगल कितना है 180 डिग्री। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ cos 180? हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हो। और बेटा cos 180 कितना होता है, तो माइनस का 1 होता है ना, cos 180 माइनस का 1 होता है, तो कितना हो जाएगा माइनस के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। cos 180 माइनस होता है ना, तो माइनस लगा दिया। अच्छा अब यहाँ पे क्या हो जाएगा dw। अब मुझे अगर पूरा वर्क डन है तो थोड़ा सा वर्क डन आया है ना, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा वर्क डन। अब अगर मैं पूरा वर्क डन पाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। तो मैं दोनों तरफ क्या करने जा रहा हूं, इंटीग्रेशन करने जा रहा हूं। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखो भाई, dw का इंटीग्रेशन कर दूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ dw। अच्छा इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इसमें k q q नॉट, ये तो कांस्टेंट है ना, तो जो कांस्टेंट होते हैं वो तो टर्म बाहर आ जाते हैं इंटीग्रेशन में, तो ये बाहर आ जाएंगे और ये क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन। अब देखो भाई, जब आप क्लास 12th में हो तो कुछ चीजें आपको हमेशा याद होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं क्या याद होना चाहिए आपको, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ 1x स्क्वायर dx जो होता है वो होता है -1/x। ये आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ 1x स्क्वायर dx क्या होता है, -1/x। तो अगर मैं आपसे पूछूं इंटीग्रेशन ऑफ dw कितना होगा, ये तो हो जाएगा w भाई, dw का जो इंटीग्रेशन होता है, ये भी बात याद रखो, पूरे dw को इंटीग्रेट करोगे तो w आएगा। हाँ सर, माइनस के क्यू क्यू नॉट और 1/x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन होता है -1/x। अच्छा लिमिट कहां से कहां तक लगाओगे, कहां से कहां ला रहे हो आप, इस क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से लाना चाहते हो इस P पॉइंट पे, इस R पॉइंट, इस P पॉइंट पे, है ना, यानी R डिस्टेंस पे लाना चाहते हो, इन्फिनिटी से इस R डिस्टेंस पे लाना चाहते हो। भाई ये प्लस क्यू नॉट चार्ज ना, मानते हैं कि इन्फिनिटी पे था और इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस x थी, मान लेते हैं ऐसा, तो इन्फिनिटी से आप लाना चाहते हो R डिस्टेंस पे, यानी इस P पॉइंट पे, यही तो करना चाहते हो। हाँ सर करना चाहते हैं। तो लिमिट कहां से कहां लगाएंगे, इन्फिनिटी से R लगाएंगे, ठीक है। ये जो क्यू नॉट चार्ज है मानते हैं कि इन्फिनिटी पे था, ठीक है। हाँ अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, क्या सर क्या सुनेंगे भैया, लिमिट कहां से कहां तक है, इन्फिनिटी से R तक है। अब एक बात बताओ, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं के क्यू क्यू नॉट माइनस माइनस तो प्लस हो गया 1/x इन्फिनिटी से R। तो अब भाई क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये तो रहेगा के क्यू क्यू नॉट, यहां पे हो जाएगा 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। बेटा 1/इन्फिनिटी, समथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, तो 1/इन्फिनिटी तो जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहां पे आएगा के क्यू क्यू नॉट बाई आर। ये आपका क्या आ गया, ये तो आपका वर्क डन आ गया ना, ये आपका क्या आ गया, वर्क डन आ गया। अगर आपने वर्क डन निकाल लिया, वर्क डन कितना आया है, के क्यू क्यू नॉट बाई आर, ये निकाल लिया ना। अच्छा अभी तुमने एक फार्मूला पढ़ा था कि V इज इक्वल टू W बाई क्यू होता है कि नहीं होता है, अभी पढ़े हो ना, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो जो वर्क डन आया है, अगर इसको मैं चार्ज से डिवाइड कर दूं, अब यहां पे जो चार्ज है क्यू नॉट है ना, क्यू नॉट चार्ज को ला रहे हो ना, तो क्यू नॉट रख दो, के क्यू क्यू नॉट बाई आर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो भैया क्यू नॉट से क्यू नॉट तो कट ही जाएगा, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, के क्यू बाई आर। और यही बच्चे हमेशा याद रखते हैं कि सर एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाई आर। यानी कि अगर मैं तुमसे पूछूं इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो तुम सीधा बोलोगे पोटेंशियल P पॉइंट पे होगा के क्यू बाई आर, ये बात आप सीधा बोल दोगे। एक माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो तुम बोल दोगे माइनस के क्यू बाई आर, बस सिंपल। तो मतलब पोटेंशियल जो होता है वो सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है, यहां पे कौन सा चार्ज है ना। अगर मैं तुमसे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज कर दूं, ये कैपिटल क्यू, और इस P पॉइंट पे पूछूं कितना पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा के कैपिटल क्यू बाई आर, है ना। सोर्स चार्ज पे पोटेंशियल डिपेंड करता है, हमने निकाल दिया, ठीक है। तो जो फॉर्मूला आप याद करते हो, कि आपको ये समझ में आ गया कि कैसे आया, हाँ सर इतनी सारी चीजें समझ में आ गई हैं। और पोटेंशियल भी भाई आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, बात याद रखना है। एक क्वेश्चन करते हैं, अब पॉइंट चार्ज +2 माइक्रोकूलम, एक पॉइंट चार्ज दिया गया है +2 माइक्रोकूलम का, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 0.5 मीटर फ्रॉम पॉइंट P। मतलब ये +2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा गया है, एक पॉइंट P बनाया गया है, इससे इसकी जो डिस्टेंस है
वो कितनी दी गई है बेटा, 0.5 मीटर दी गई है, यानी आर की वैल्यू 0.5 मीटर है। तो आप बताओ कितना पोटेंशियल होगा इस पी पॉइंट पे। तो पोटेंशियल एट पी पॉइंट होता है के क्यू बाई आर, है ना बेटा। के की वैल्यू सबको पता है ना, के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू कितना है, 2 माइक्रोकूलाम है ना। क्यू की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोकूलाम। तो माइक्रोकूलाम मतलब 10⁻⁻6, तो इसको बोल देता हूं 2 इंटू 10⁻⁻6। तो बेटा ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6, और रेडियस कितनी है 0.5। तो बेटा पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 10 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। अब आप एक बात बताओ, 5 2 जा 10, यहाँ पे तो 2 हो गया, नीचे का कांड सब खत्म हो गया। 9 2 जा 18, होगा कि नहीं होगा भाई, देखो आराम से बात है। 18 2 जा 36 भाई, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, और 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 10⁻3। तो 36 इंटू 10⁻3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यूनिट क्या होगी, पोटेंशियल निकाल रहे हैं ना, तो यूनिट हो जाएगी हमारी वोल्ट। बहुत ही सिंपल सवाल है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है भाई, हमको ये पढ़ना है। देखो भाई, अगर हम एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ें तो देखो डाइपोल क्या होता है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को अगर हम बहुत ही छोटे डिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं 2a, है ना, मतलब अगर एक इक्वल और अपोजिट चार्ज, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू चार्ज हो, उनको बहुत ही छोटे डिस्टेंस पर रख दें, जिसे बोलते हैं 2a, तो ये डाइपोल बन जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज डिफाइन करते हैं जिसे बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। ये क्या होता है, ये होता है q इंटू 2a, है ना, और डायरेक्शन किधर होती है, माइनस से प्लस की तरफ। ये सब बातें हम लोगों ने पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, इसकी वजह से हमें क्या पढ़ना होता है, इसकी वजह से हमें पढ़ना होता है कि कितनी पोटेंशियल होगी, ये हमें पढ़ना होता है। कहाँ कहाँ पोटेंशियल पढ़ना होता है, पहला हमें पोटेंशियल पढ़ना होता है एक्सियल पॉइंट पे, कि जो डाइपोल है इसके एक्सिस पे कितना पोटेंशियल होगा। एक्सियल पॉइंट मतलब ये जो एक्सिस है, इस पे, इसकी इस एक्सिस पे कितना पोटेंशियल होगा किसी भी पॉइंट पे, इसको बोलेंगे कि डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है। वैसे तो बच्चे इसको याद रखते हैं, ये होता है माइनस kp/r², है ना। तुम लोग पढ़ोगे कि v एक्सियल जो होता है ड्यू टू डाइपोल, वो होता है माइनस kp/r², पर ये कैसे आता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये हम लोग देखेंगे, एक्सियल पॉइंट पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, साथ ही साथ इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी इसको देखेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, और किसी भी जनरल पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल होती है, एट एनी जनरल पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल होती है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, डिस्कस सब करेंगे, तुम्हारी वाली की भी डिस्कस करेंगे भाई, समझे। हाँ, तो अब नहीं डिस्कस ही केवल नहीं करेंगे, डिस्कशन के साथ साथ हम लोग इसका डेरिवेशन भी करेंगे कि भैया आती चीजें कैसे हैं, तो डेरिवेशन भी बहुत जरूरी है। तो चलिए एक एक को करके खत्म करते हैं भाई, है ना, खत्म ही करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। तो देखो मान लो ये हमारा एक डाइपोल है, इसको मैं बोल देता हूं प्लस क्यू। जरूरी नहीं कि माइनस क्यू पहले बनाओ प्लस क्यू बाद में बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं प्लस क्यू पहले बनाता हूं, माइनस क्यू बाद में बनाता हूं। इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं कितना बोल देता हूं, इनके बीच के डिस्टेंस को मैं 2a बोल देता हूं। कितना बोल देता हूं बेटा, 2a बोल देता हूं इनके बीच के डिस्टेंस को, है ना। ये डिस्टेंस हमारी 2a है। ओके सर, अब मान लेते हैं कि जो डाइपोल का मिड पॉइंट है, यहां से मैं कुछ डिस्टेंस आगे गया, लेट सपोज r डिस्टेंस आगे गया, और मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि बताओ इसकी इस एक्सिस पे, इस p पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, बताओ कितना पोटेंशियल होगा। और मान लेते हैं कि जो p पॉइंट है इस डाइपोल के मिड पॉइंट से r डिस्टेंस दूर है। तो एक बात बताओ, अगर ये डाइपोल है, पूरी डिस्टेंस 2a है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये तो a होगी, और ये भी कितनी होगी, a होगी भाई, पूरा 2a है, तो मिड पॉइंट से ये a और ये भी a। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये हमारा जो चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है, ये माइनस क्यू है, कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो माइनस क्यू वाले चार्ज की वजह से इस p पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, है ना, इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से ये होगा माइनस के क्यू, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस है r और इतना है a, तो ये हो जाएगा r माइनस a। हाँ सर, अगर मैं पूछूं प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, तो हो जाएगा के क्यू, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r और ये a, तो ये हो जाएगा r प्लस a। होगा कि नहीं होगा। अच्छा मैं तुमसे पूछूं नेट पोटेंशियल बताओ, तो अगर मुझे नेट पोटेंशियल बताना है एक्सियल पॉइंट पे, तो हो जाएगा v1 प्लस v2, दोनों को जोड़ दें, है ना,
यानी दोनों जो पोटेंशियल आया है इन दोनों को मैं जोड़ दूं, इसको मैं V1 बोल दूं, चलो मैं इसको V1 बोल देता हूं, एक को V2 बोल देता हूं, है ना, इसको V1 एक को V2। तो V नेट निकालना चाहता हूं तो V1 और V2 को मैं जोड़ दूं। V1 कितना है अच्छा बताओ, V1 है KQ माइनस KQ अपान R माइनस A, और V1 कितना है, ये है KQ अपान R प्लस A। तो ये दोनों तो हो जाएंगे माइनस ना, माइनस प्लस क्या, ये तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे भाई, एक माइनस है एक प्लस है। तो क्या मैं इसको सीधा ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको सीधा ऐसे लिख सकता हूं, लिख दो KQ अपान R प्लस है, इसको पहले लिख देता हूं, इसमें से इसको माइनस कर देता हूं, माइनस KQ अपान R माइनस है। हाँ सर इसको भी ऐसे कर सकते हो। एक बात बताओ, KQ तो कॉमन है तो बाहर आ जाएगा, हाँ 1 अपान R प्लस A माइनस 1 अपान R माइनस A। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं तो मुझे V एक्सियल मिल जाएगा। क्या निकल के आया भाई, निकल के आया है V एक्सियल, क्या निकल के आया है, KQ 1 अपान R प्लस A माइनस 1 अपान R माइनस A। एक बात बताओ बेटा, R माइनस इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा KQ R माइनस A, और ये हो जाएगा माइनस R प्लस A, और नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, R प्लस A, R माइनस A क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। इसको मैं पूरा सॉल्व करूं, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आएगा, R से R तो कट जाएगा, ऊपर जो आएगा वो हो जाएगा माइनस 2A, ऊपर क्या आएगा माइनस A और माइनस माइनस ये ऊपर आ जाएगा माइनस 2A, और नीचे बचेगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब आप मुझे एक बात बताओ जरा, मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैं एक्सियल पॉइंट पे निकाल रहा हूं पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, तो Q इंटू 2A क्या होता है, Q इंटू 2A तो P होता है ना, Q इंटू 2A क्या होता है, P होता है, माइनस को बाहर ले लेता हूं तो KP अपान आएगा क्या, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो ये तो आता है V एक्सियल का एक्चुअल फार्मूला, ये तो एक्चुअल फार्मूला होता है। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया मुझे शॉर्ट डाइपोल की वजह से बताओ, हमारे सिलेबस में क्या आता है कि एक शॉर्ट डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल होगी। तो अगर मैं बात करता हूं शॉर्ट डाइपोल की, तो बेटा उस केस में R इज मच मच ग्रेटर देन A। तो मतलब ये जो शॉर्ट डाइपोल मतलब समझते हो माइनस Q प्लस Q, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है बहुत कम हो जाए, है ना, मतलब जो डिस्टेंस 2A है बहुत कम हो जाए, A को इग्नोर कर दो। तो जब बोलते हैं शॉर्ट डाइपोल तो मतलब A इक्वल टू 0। तो एक बात बताओ, अगर शॉर्ट डाइपोल होगा और A की वैल्यू में 0 पुट कर दूंगा तो V एक्सियल कितना निकल के आएगा, तो जो V एक्सियल निकल के आएगा वो आएगा माइनस KP, A तो 0 हो गया बटा R स्क्वायर। तो हमारे सिलेबस में ना शॉर्ट डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जाता है। ये कितना होता है माइनस KP बाई R स्क्वायर। इसको एज इट इज आपको लर्न करके रखना है बेटा, बिल्कुल एज इट इज लर्न करके रखना है, 2 से 3 बार इसको प्रैक्टिस करना है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक डाइपोल की वजह से इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल होती है। इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब अगर ये हमारा माइनस Q चार्ज है और ये हमारा प्लस Q चार्ज है, ये डाइपोल है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, 2A होगी, बिल्कुल 2A होगी सर। ये इसका मिड पॉइंट है, डिस्टेंस को मैंने 2A बोल दिया, तो यहां से A डिस्टेंस होगा, यहां से A डिस्टेंस होगा। इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इक्वेटोरियल पॉइंट इसको बोलते हैं। यहां पे कितनी पोटेंशियल होगी, तो एक माइनस Q चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल होगा, एक प्लस Q चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल होगा। तो मान लो मैं तुमसे पूछूं कितना पोटेंशियल होगा बताइए, तो ये A है और ये R है, यानी R डिस्टेंस दूर हम पूछ रहे हैं इस P पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल होगी। तो एक बात बताओ, अगर ये R है और ये है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, पाइथागोरस। और ये वाली भी कितनी होगी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। हाँ सर, तो इस पॉइंट पे इस वाले चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल होगा, इस वाले चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल होगा। अगर मैं तुमसे पूछूं V1 यानी इस वाले चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, तो होगा माइनस KQ, और डिस्टेंस कितनी है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं तुम पूछूं इस प्लस Q चार्ज की वजह से कितना होगा, तो हो जाएगा KQ, और डिस्टेंस कितनी है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो एक माइनस KQ एक प्लस KQ। अब मुझे इस P पॉइंट पे नेट पोटेंशियल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा, V1 प्लस V2। तो एक बात बताओ, एक तो है या V2 प्लस V1 या V1 प्लस V2 जो भी बोलना चाहो, एक तो है KQ अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इसको मैं पहले लिख देता हूं, और एक है
प्लस और माइनस करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा भाई, एक प्लस एक दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, तो हो जाएगा के क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। भाई के क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा ना भाई, 1 - 1 क्या होगा, जीरो, तो ये तो सेम सेम है ना। तो जो तुम्हारा वी इक्वेटोरियल निकल के आता है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो हमारी पोटेंशियल होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, वो कितनी होती है, ये जीरो होती है। तो इसको आपको एज इट इज लर्न करके रखना है, ये जीरो होता है। कैसे भाई, ये होता है प्लस के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी वजह से होगा माइनस के क्यू पान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी भी जनरल पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल होती है। इसका डेरिवेशन काम का नहीं है, ये आपको सीधा याद रखना है। एट एनी जनरल पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट पे अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, तो याद रखना ही होता है माइनस के पी बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, ये आपको याद रखना है। एट एनी जनरल पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट, एट एनी जनरल पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट पे कितना होगा ये आपको याद रखना है, माइनस के पी अपान आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब एक बात बताओ बेटा, अगर मैं, अच्छा सुनो, ये चीज आपको एज इट इज लर्न करके रखनी है, माइनस के पी बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब अगर मैं इसमें थीटा की वैल्यू जनरल पॉइंट में तो समझते हो, जनरल पॉइंट मतलब जैसे मान लो ये हमारा एक डाइपोल है माइनस क्यू, ये हमारा है प्लस क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस 2a है ना। अब मैं तुमसे कहीं भी पूछ लूं कि मुझे आप बताइए यहाँ पे इस पॉइंट पे थीटा एंगल पे कितना पोटेंशियल होगा किसी भी जनरल पॉइंट पे, एक्सिस पे नहीं, इक्वेटोरियल पे भी नहीं, किसी भी जनरल पॉइंट पे, तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, के बी बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री कर दूं, तो भाई पक्की बात है ना, अगर थीटा को 0 कर दूंगा तो ये तो एक्सियल पोजीशन बन जाएगा। थीटा 0 होने का मतलब क्या है, एक्सियल पॉइंट। तो अगर आप इसी फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू 0 कर दो तो cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है, तो क्या निकल के आ रहा है, ये तो एक्सियल पॉइंट हो जाएगा ना। और वी एक्सियल कितना आ जाएगा, माइनस के पी बाई आर स्क्वायर। अच्छा अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कर दूं, इसी फार्मूले में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कर दूं, तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट बन जाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट। और अब इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना निकल के आएगा, अब निकल के आएगा 0, क्योंकि कॉस एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कॉस 90 0 होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ गई बात, हाँ सर ये बात समझ में आ गई। अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। पहले मैं पानी पी लेता हूं यार, पहले मैं पानी पी लेता हूं। एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी, इसको पढ़ना है। अब हम लोगों को पढ़ना है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल की वजह से पोटेंशियल कितना होता है। तो 3 पॉइंट पे हमको पढ़ना होता है भाई। कहां कहां पढ़ना होता है, पहले हमको पढ़ना होता है आउटसाइड द सेल, कि सेल के बाहर कितना पोटेंशियल होगा एक यूनिफॉर्मली चार्ज सेल की वजह से, है ना। जैसे मान लो ये सेल है ना, अब इस पे मान लो प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, प्लस प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली इस पे फैला हुआ है भाई, है ना, खतरनाक तरीके से फैला हुआ है। अब मान लो मैं तुमसे कहूं आर डिस्टेंस दूर, इस पी पॉइंट पे बताओ कितनी पोटेंशियल होगी इस सेल की वजह से। तो देखो आप एक काम करो, अगर आपको आउटसाइड द सेल पता करना है इस पी पॉइंट पे, तो मान लो इस पूरे सेल पे जो चार्ज है वो कैपिटल क्यू है, उसको सेंटर पे जूम कर लो, मान लो पूरा चार्ज कैपिटल क्यू है, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा के क्यू, और डिस्टेंस कितनी है कैपिटल आर। दूसरा आपसे पूछा जाता है ऑन द सरफेस ऑफ सेल, कि सेल के सरफेस पे कितनी पोटेंशियल होगी, ये आपसे पूछा जाता है। तो आप एक काम करो, आप एक सेल बनाओ। हाँ सर हमने एक सेल बना दिया, सेल बना दिया, यूनिफॉर्मली चार्ज सेल है, हाँ सर सेल है, इसकी सरफेस पे कितनी पोटेंशियल होगी। तो भाई पूरे चार्ज को मान लो कैपिटल क्यू चार्ज है, उसको सेंटर पे जूम कर लो, और इस सरफेस पे पोटेंशियल पता करना है इस पी पॉइंट पे, जो कि इसके सरफेस पे, तो कितना हो जाएगा, पूरा चार्ज मान लो क्यू है, इसको सेंटर पे जूम कर लो, कर लिया जाता है, तो कितना हो जाएगा के क्यू अपान स्मॉल आर। अच्छा तीसरा आपसे पूछा जाता है इनसाइड दी सेल, कि सेल के अंदर कितना पोटेंशियल होगा ये बताइए। तो भैया एक सेल बनाओ। हाँ सर एक सेल बना दिया,
सेल बना दिया जी मास्टर साहब। और आपसे पूछेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज सेल है, इसके अंदर बताओ किसी भी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा। तो याद रखना V इनसाइड बराबर होता है V सरफेस के, यानी जितना सरफेस पे पोटेंशियल होता है उतना ही एक सेल के अंदर पोटेंशियल होता है, ये बात आपको याद रखना है। तो भाई अंदर की तरफ पोटेंशियल कहीं भी पूछूं मैं आपसे, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, पिछले चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो यहां तक पोटेंशियल होता है, यही जो पोटेंशियल होता है वही पोटेंशियल अंदर भी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होती है, कोई वर्क नहीं करना पड़ता है चार्ज को लाने में। सिर्फ याद रखना कि जो सरफेस का पोटेंशियल होता है KQ बाई स्मॉल r, वही पोटेंशियल होता है सरफेस का। तो V इनसाइड कितना हो जाएगा, V इनसाइड हो जाएगा KQ बाई स्मॉल r, यानी कि V इनसाइड और V सरफेस दोनों बराबर होता है। तो ये थी बातें। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको लेकर के चलना चाहूंगा क्लास 11th में। याद करो यार अब आप अपने क्लास 11 को, है ना, अगर आपको याद आ रहा है तो उसमें आपने पढ़ा था कि अगर किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में स्टोर हो जाता है, यानी वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। अगर आपने किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया है तो वो जितना भी आप वर्क करते हो वो स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में। अब आप कहोगे सर ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सब क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इनके खिलाफ जितना भी आप वर्क करोगे वो पूरे की पूरी एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। जैसे मान लो ये हमारा एक स्टाइलर है, अब ये रखा हुआ है तो नीचे इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, अब ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इसके अगेंस्ट में वर्क करूं, इसको ऊपर लेकर के जाऊं तो जितना भी वर्क करूंगा वो स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में, है ना। तो वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स स्टोर इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स ही वर्क करे, उसके खिलाफ वर्क नहीं कर रहे हैं हम, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स पूछूं तो ये भी स्टोर हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में, बट यहाँ पे माइनस का साइन लगा देना, यानी वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स ये बराबर होगा U के पोटेंशियल एनर्जी के, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस U। ये बात याद रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब आप इस डेरिवेशन को समझ सकते हो। एज्यूम करते हैं कि हमारे पास कोई प्लस Q चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, यहां से R डिस्टेंस एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया P। अब एज्यूम करते हैं कि इन्फिनिटी से कोई Q0 चार्ज, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज, इसको इन्फिनिटी से हम लोग लाना चाहते हैं। जब हम इसको इन्फिनिटी से लाने की कोशिश कर रहे होंगे तो हमको पता है ये वाला प्लस Q चार्ज इस Q0 चार्ज पे इधर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, है ना। कौन सा फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, है ना। अगर मैं बोल दूं कि यहां से यहां तक का इसका जो पूरा डिस्टेंस है वो x है, तो फोर्स कितनी होगी, Q0 बाई एक्स स्क्वायर। होगी कि नहीं होगी, हाँ सर बिल्कुल होगी, ये बात पता है ना। हाँ भाई ऑब्वियस सी बात है ना कि दोनों प्लस प्लस हैं तो फोर्स लगेगी, कितनी फोर्स लगेगी, Q0 बाई एक्स स्क्वायर। हाँ सर इतनी बात तो हमको पता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, फोर्स तो इधर लग रही है पर मैं इसको इधर की तरफ लाना चाहता हूं, इसका डिस्प्लेसमेंट मैं इधर करा रहा हूं, dx डिस्टेंस मूव करा रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स बताओ कितनी होगी, देखो इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे। हम आपसे पूछना चाहते हैं वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स कैसी है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप बताओ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी होगी, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी होगी, तो जितना भी इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगी, क्योंकि ये कंजर्वेटिव है तो ये स्टोर हो जाएगा माइनस U के फॉर्मेट में। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस का U, ये कंजर्वेटिव फोर्स है ना। अगर मैं इसका वर्क डन निकालूं कि भाई इलेक्ट्रिक फोर्स कितना वर्क की इस चार्ज को लाने में, तो जितना भी वर्क की होगी वो माइनस U के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। हाँ सर अब यहां पे मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं वर्क डन क्या होता है, dw बराबर क्या होगा, वर्क डन बराबर क्या होता है, F डॉट dx, या मैं बोल दूं F dx cos थीटा। भाई F डॉट dx होता है, डॉट हटाओगे तो F dx cos थीटा। अगर मैं आपसे कहूं कि फोर्स कितनी होती है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, सब लोगों ने पढ़ रखा है ना, बिल्कुल भाई। तो यहां से मैं आपसे पूछूं कि फोर्स बराबर क्या होगा, तो आप लोग कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, E इंटू क्यू dx, और cos थीटा कितना होगा। आप मुझे एक बात बताओ, फोर्स तो इधर लग रहा है इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इधर करा रहा हूं,
तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये तो 180 डिग्री हो जाएगा। भाई फोर्स इधर लग रहा है इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट इधर करा रहा हूं, तो ये हो जाएगा cos 180 डिग्री। एक बात बताओ, cos 180 कितना होता है, तो माइनस का 1 होता है, तो dw बराबर कितना हो जाएगा, dw बराबर माइनस EQ dx, है ना। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ, वर्क बराबर क्या होता था, वर्क बराबर होता था, या मैं ऐसे पूछूं पोटेंशियल बराबर क्या होता था, अभी तुमने पढ़ा है ना यार, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। हाँ सर, अगर मैं तुमसे कहूं कि dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा dw बाई dq। भाई v इक्वल टू w बाई q, तो यहाँ मैं d लगा दूंगा तो dv इक्वल टू dw बाई q नहीं होगा, कॉमन सेंस। हाँ, तो यहाँ पे मैं तुमसे पूछूं dw बराबर कितना होगा, तो ये हो जाएगा v इंटू dq, या ऐसे मैं बोल सकता हूं dv इंटू q। भाई dw बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा q इंटू dv, ऐसे भी बोल सकते हो। हाँ सर, ये हो गया q इंटू dv। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, यहां पे मैं इसको पुट करने जा रहा हूं, कहां पे, यहां पे। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, या एक काम करूं मैं, हाँ सर, आप यहां से क्या कर सकते हो, यहां से मैं दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर देता हूं। तो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूं तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा सर, यहां पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dw माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस तो बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन से, तो EQ dx हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा। अभी मैंने वही बताया आपको कि पोटेंशियल होता है w बाई क्यू, तो अगर मैं dv कर दूंगा तो dw बाई dq हो जाएगा। भाई पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है w बाई क्यू ना, तो अगर मैं d लगा दूंगा तो हो जाएगा dw बाई क्यू, क्या लिख दे रहा हूं मैं, dw बाई क्यू। तो dw बराबर क्या हो जाएगा, q इंटू dv। हाँ सर, हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे dw के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ q इंटू dv। हाँ तो लिख दो सर, यहाँ हो जाएगा q इंटू dv, q dv इज इक्वल टू माइनस EQ dx। अब इधर देखो, q से q तो कट जाएगा, हाँ सर कट जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं क्या, अब यहां से मैं चाहूं तो इंटीग्रेशन को हटा के मैं सिंपली बोल सकता हूं, इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन, में लिमिट वगैरह तो लगा नहीं रखा हूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि dv इज इक्वल टू माइनस ई dx। हाँ सर, बोल सकते हैं। तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, भाई इंटीग्रेशन लिमिट वगैरह तो लगाया नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता हूं dv इज इक्वल टू माइनस ई dx, या v इज इक्वल टू माइनस ई dx। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस dB बाई dx। बोलो ये बात क्लियर है क्या। हाँ सर क्लियर है। अब इस फॉर्मूले को मैं आपको समझाना चाहता हूं बहुत ही अच्छे से। ये जो मैंने निकाल के रखा है ना, इसका डेरिवेशन आप लोग लर्न करके रखना। माइनस dB बाई dx क्या है, ये बता रहा है कि पोटेंशियल का चेंज, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। किसी चीज को टाइम के साथ डिवाइड करो तो उसको बोलते हैं रेट, किसी चीज को लेंथ से डिवाइड करो तो उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू है चेंज इन ग्रेडियंट या पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइनस साइन इस फार्मूले में क्या बता रहा है, तो जो माइनस साइन है ये हमको बता रहा है, टेल्स अस, ये हमको क्या बताता है, टेल्स अस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड या ऐसे बोल सकता हूं मैं इसको, माइनस साइन टेल्स अस दैट पोटेंशियल विल डिक्रीज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमको बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। जैसे भाई E इक्वल टू माइनस dV बाई dx, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर आप डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल घटता रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, नोट डाल करके इसको लिख लीजिए आप लोग कि जैसे मान लो ये हमारे पास एक कोई प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। अब मान लो मैं आपसे पूछूं कि ये 3 पॉइंट है A B C, यहाँ पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहाँ होगी, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगी BA पे, फिर BB पे, BC पे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम जाएंगे तो पोटेंशियल हमारा घटता चला जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं यूनिट की, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। भाई एक बात बताओ, अभी तक तुम लोगों ने पढ़ा था कि E इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यही तो पढ़े थे। हाँ सर,
फोर्स होता है न्यूटन, चार्ज होता है कूलम। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट पढ़ी थी न्यूटन पर कूलम। अब यहां पे आपने एक नया फार्मूला पढ़ा है, E इज इक्वल टू माइनस dB बाई dx। तो वोल्टेज की यूनिट तो होती है, पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो एक नया फार्मूला आ जाता है वोल्ट पर मीटर। तो दो यूनिट्स आपको याद रखने हैं, है ना। हाँ सर याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, नाम से ही क्लियर है। इक्यू मतलब इक्वल पोटेंशियल सरफेस, यानी ऐसा सरफेस जिसकी पोटेंशियल इक्वल होती है उसे हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एक मान लो प्लस क्यू चार्ज है ना। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। होगी कि नहीं होगी? हाँ सर बिल्कुल होगी। तो मान लो मैं एक चार्ज लूं, इसको बोल देता हूं प्लस क्यू चार्ज। ये मेरा प्लस क्यू चार्ज है। इसकी वजह से हर डायरेक्शन में, इसकी वजह से हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी कि नहीं होगी? हाँ सर हर डायरेक्शन में बाहर की तरफ होगी, हमने पढ़ा है। ठीक है आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर मैं इस प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस दूर जाऊं, सब जगह से, यहां से मैं आर डिस्टेंस दूर जाऊं इस पॉइंट पे, 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 हर पॉइंट से मैं आर डिस्टेंस जाता हूं दूर। तो यहां पे होगा क्या भाई, अगर मैं आर डिस्टेंस दूर जाऊंगा, देखो इस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस दूर गया तो यहां पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा इस पॉइंट पे, के क्यू बाई आर। इस प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस दूर गया तो यहाँ के पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर। सबसे आर 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 डिस्टेंस गया हूं तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है कि हर पॉइंट पे, यहाँ पे हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। अगर मैं इसके ऊपर एक सरफेस ड्रॉ करूं तो इस सरफेस पे होने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं सबका पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, ये ना, यानी सबका पोटेंशियल सेम है। तो क्या मैं इस सरफेस को बोल देता हूं इक्यू पोटेंशियल सरफेस? बिल्कुल बोल सकता हूं, क्योंकि इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। सब भाई एक प्लस क्यू चार्ज था, उससे आर डिस्टेंस दूर गया हूं चारों तरफ, तो के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, यानी एक ऐसी सरफेस जिसका पोटेंशियल सेम है, इसको बोलेंगे इक्यू पोटेंशियल सरफेस। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। अब बात करते हैं इक्यू पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज की। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो मैं कह दूं कि ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, अगर मुझे ए से बी पे जाना है किसी एक क्यू नॉट चार्ज को लेकर के, लेट सपोज हमारे पास कोई क्यू नॉट चार्ज है यहाँ ए पे है, इसको मुझे बी पे ले जाना है, तो बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा। वर्क का फार्मूला आपने पढ़ा है क्यू डेल्टा वी। एक बात बताओ, डेल्टा वी क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल, यानी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ये क्यू नॉट चार्ज जब बी पॉइंट पे आएगा तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर, इनिशियल पोटेंशियल भी कितना है, के क्यू बाई आर। तो कुल मिलाकर डेल्टा भी कितना हो गया, जीरो हो गया। तो जब डेल्टा बी ही जीरो हो गया तो वर्क डन जीरो आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो इसी वजह से कहते हैं कि इक्यू पोटेंशियल सरफेस में जब किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेकर के जाते हैं तो कोई वर्क नहीं करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्यू पोटेंशियल सरफेस। भाई ये जो एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, इससे जो इक्यू पोटेंशियल सरफेस बनी है ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है कि नहीं बना रही है? तो मतलब ये परपेंडिकुलर होती है। ये बात याद रखना है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्यू पोटेंशियल सरफेस। इक्यू पोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। भाई ये कभी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। जैसे मान लो एक इक्यू पोटेंशियल सरफेस हमारी ये है, एक दूसरी इक्यू पोटेंशियल सरफेस मान लो ये है, अब ये दोनों इंटरसेक्ट कर गई। मान लो कि ये वाली जो इक्यू पोटेंशियल सरफेस थी इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट था, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट था, 10 वोल्ट था, और इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट था। अब जब ये इंटरसेक्ट करेंगी इस वाले इक्यू पोटेंशियल सरफेस के अकॉर्डिंग इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 20 वोल्ट, और इस वाले इक्यू पोटेंशियल सरफेस का के अकॉर्डिंग इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल होना चाहिए 10 वोल्ट। तो कौन सा सही है, 10 लेंगे या 20 लेंगे? भाई दोनों इक्यू पोटेंशियल सरफेस है, तो अगर ये इंटरसेक्ट करती है तो एक पॉइंट पे दो पोटेंशियल हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है ना। तो इसी वजह से कहते हैं कि कभी भी दो इक्यू पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि अगर ऐसा करेंगी, इफ दे डू सो, अगर ऐसा करती हैं, देन एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन there will be two potential, there will be two potential which is impossible, जो कि impossible है।
इम्पॉसिबल। ठीक है, क्लोजर दी सरफेस स्ट्रॉन्गर दी इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैं आपको ये बात बताऊंगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जितना पास पास होंगी, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस जितना पास पास होंगी, जितना पास पास होंगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसे दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जितना पास पास है उनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी, इलेक्ट्रिक फोर्स उतनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा हो गई। इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर हो गई तो इनके बीच की इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं क्लोजर दी सरफेस, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोजर होंगी तो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दूर होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। इक्विपोटेंशियल सरफेस अराउंड अ पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकल। अभी मैंने बनाया, देखो एक पॉइंट चार्ज था, इसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आई वो कैसी आई है, स्फेरिकल आई है ना। तो ये बातें आपको याद रखना है, कुछ पॉइंट्स हैं जिसे आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज, अगर मैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊं तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है भाई। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उससे 90 डिग्री के एंगल पे होती है। तो मुझे लगता है ये 45 पैरेलल वाला तो गलत ही हो जाएगा, 45 वाला गलत ही हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस ये सही होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, आप देखो 90 डिग्री का एंगल बना रही है ना। हाँ सर, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये आपको याद रखना है कि पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होती है। देखो क्या होती है, स्फेरिकल होती है। भाई यहां से कुछ दूर गए, हर पॉइंट पे सेम डिस्टेंस गए तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां बन गया, थोड़ी दूर और गए तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां बन गया, थोड़ी दूर और गए तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां बन गया। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस आप पता लग गया आपको स्फेरिकल होता है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, अगर मैं दोनों पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लूं, एक प्लस क्यू और एक प्लस क्यू और, तो एक बात बताओ, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस प्लस, दोनों प्लस है तो इनके बीच में रिपल्सन होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो जब रिपल्सन होगी तो इधर की तरफ इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होंगी फैल जाएंगी। देखो ये फैल जाएंगी क्योंकि इनमें रिपल्सन हो रहा है ना। तो देखो आपको ऐसे याद रखना है कि इसकी वजह से मान लो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब पहले तो मैं आपको ये वाला क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लो कि ये पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, अगर मैं इससे थोड़ा सा इस पॉइंट पे पूछूं, ऐसे में कई सारे पॉइंट्स बना देता हूं, कई सारे पॉइंट्स। अगर मैं हर जगह से एक एक मीटर दूर जाऊं, एक एक मीटर दूर जाऊं तो पहली इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बनेगी। अगर मैं 2-2 मीटर दूर जाऊं या 4-4 मीटर दूर जाऊं तो दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बनेगी। अगर मैं यहां पे पहुंच गया 4 मीटर दूर पे, मान लो सबसे इक्वल डिस्टेंस जा रहा हूं, तो जब सबसे इक्वल डिस्टेंस जाऊंगा तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बन गई। अब सुनो हमारी बात, अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, तो अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो इसकी वजह से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लो ये कुछ ऐसी है, और जब ये जाएगी इधर तो ये थोड़ा फैल जाएगी, इधर की तरफ पास पास रहेंगी। आपको याद रखना है पीछे की तरफ दो इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत क्लोज रहती है, लेकिन आगे की तरफ थोड़ी सी दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि रिपल्सन हो रहा है तो दूर हो जाती है। ऐसे ही पीछे की तरफ दो इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत पास रहेंगी और आगे की तरफ क्या हो जाएंगी, आगे की तरफ इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर हो जाती है, इनके बीच में डिस्टेंस आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आगे की तरफ होता है रिपल्सन, तो रिपल्सन की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर चली जाती हैं और पीछे की तरफ देखो सब पास रहती हैं, है ना। अब अगर मान लो एक सर्कल में और बनाऊं तो कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको लर्न करके रखना है कि दो पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है। अब अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो दोनों अट्रैक्ट करेंगी, तो इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इधर पास में आ जाएंगी और पीछे की तरफ दूर हो जाएंगी। अब ये अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, इधर की तरफ दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का स्पेस कम हो जाएगा, है ना। तो ये आपको लर्न करके रखना है। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होती है, दो पॉजिटिव चार्ज की वजह से लर्न करके जाना, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज लर्न करके जाना। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसको डाइपोल भी बोल सकते हो, इसकी वजह से भी लर्न करके जाना। अच्छा, अगर कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इनके बीच का डिस्टेंस अगर इक्वल है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर इन दो के बीच का डिस्टेंस d है, इन दो के बीच का डिस्टेंस d है, तो हर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? dd होगा। तो आप देखो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो कैसी बन रही है?
देखो 2D बन रही है, 2D बन रही कि नहीं बन रही है? बिल्कुल बन रही है। तो इसे प्लेन शीट बना देना। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है वो प्लेन शीट होती है। इसको भी आपको लर्न करके रखना है। प्लेन शीट किसके लिए होती है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज इज जीरो। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है ना, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये आपको लर्न करके रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको हमें पढ़ना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जब भी किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क करते हो, जब भी किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क करते हो, जी हेलो बताइए मैम, मैं क्लास ले रहा हूं, बताइए। ठीक है, ओके ओके। जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी को जरा समझिए आप। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपने बचपन से पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। एक चीज होती है जिसे बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। अभी मैंने थोड़ी देर बाद इसका जिक्र किया था। कंजर्वेटिव फोर्स में कौन कौन आता है? जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या मैं इसे कह दूं इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, स्प्रिंग फोर्स, ये सब क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। तो किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क करते हो, ध्यान से सुनो, अगर आप किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हो तो वो स्टोर हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में। किसके फॉर्मेट में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में स्टोर हो जाती है। अब पोटेंशियल एनर्जी कई तरीके की होती है ना? जैसे कंजर्वेटिव फोर्स कई तरीके का होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करोगे तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये स्टोर हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में। यानी जितना भी अगेंस्ट वर्क करोगे तो ये स्टोर हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में। अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते तो होता ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, 11th में पढ़ी होगी। स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करोगे तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो ये जो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कब आती है? जब हम इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो आता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और जितना भी वर्क करते हैं, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, ये बराबर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के। तो अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन करना है तो मुझे क्या निकालना है? वर्क निकाल लो, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लो, वही बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के। तो भाई अज्यूम करते हैं कि एक हमारे पास चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है। हाँ सर है। इससे आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है, आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है। इस पॉइंट को मैंने बोला पी पॉइंट। क्या बोला? इस पॉइंट को मैंने बोला पी पॉइंट। अब एक चार्ज है, उसको मैं इन्फिनिटी से ला रहा हूं। अगर इस चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहा हूं, ये भी पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर इधर की तरफ एक फोर्स लगेगी, रिपल्सिव फोर्स, इधर की तरफ फोर्स लगेगी। और मैं इसका डिस्प्लेसमेंट किधर करा रहा हूं? इसका डिस्प्लेसमेंट तो मैं इधर करा रहा हूं। अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रही है भाई? अगर मैं आपसे कह दे रहा हूं, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पे हमारे क्यू नॉट चार्ज है जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको ला रहा हूं इधर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट में इधर की तरफ करा रहा हूं, पर ये प्लस क्यू चार्ज, ये भी क्यू नॉट एनी टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रही है? इधर लग रही है, इस तरफ लग रही है इलेक्ट्रिक फोर्स, ला रहा हूं इसको इधर। तो मुझे कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा, है ना। और मैं इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करूंगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स तो इधर लग रहा है और मैं वर्क इधर की तरफ कर रहा हूं। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? अभी आपने पढ़ा था एफ डॉट डी एक्स या एफ डी एक्स कॉस थीटा। अगर मैं पूछूं, अगर मैं आपसे कह दूं कि इस प्लस क्यू और क्यू नॉट के बीच का डिस्टेंस एक्स है, तो बताओ फोर्स कितनी होगी? तो फोर्स हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा dx, और cos थीटा कितना हो जाएगा भाई? फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो cos थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। अभी हमने जो किया था सेम काम वही हम कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, क्या मैं आपसे बोल सकता हूं कि हो जाएगा माइनस के क्यू क्यू नॉट अपन एक्स स्क्वायर? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? dx। हाँ सर ये तो होगा, बिल्कुल होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए,
अगर मैं यहाँ पे, अच्छा देखो मैंने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया है तो मैं छोटा सा वर्क डन होगा, डी डब्ल्यू होगा। भाई मैंने डिस्प्लेसमेंट छोटा सा किया ना, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट तो छोटा सा वर्क डन। अब मैं अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, इसको बोलता हूं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगर मैं दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं, दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, तो बेटा क्या होगा जरा देखो, है देख भाई क्या होगा। आप बताओ, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन दोनों तरफ करता हूं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन तो डब्ल्यू ही होता है, और के क्यू नॉट तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस के क्यू नॉट, और यहां पे बचेगा क्या? बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1x स्क्वायर dx। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1x स्क्वायर dx कितना होता है? होता है माइनस 1/x। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो यहाँ पे क्या आया है भाई, क्या आया, जरा इसको लर्न करके रखिए। यहाँ पे जो टर्म आया है इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेकर के चलता हूँ, आज मेरे पास स्लाइड ही नहीं है, देख रहे हो। ये जो आया है इसको मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे कितना आया था? ये आया था वर्क डन इज इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 1x स्क्वायर dx, यही तो आया था। 1x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस 1/x, तो हो जाएगा माइनस के क्यू नॉट, और इसका लर्न करके रखना, इंटीग्रेशन ऑफ 1x स्क्वायर dx कितना होता है? माइनस 1/x। अच्छा, अगर मैं इसकी लिमिट लगाऊं, अगर मैं इसकी लिमिट लगाऊं तो कहां से कहां ला रहा हूं, जरा इसको देखिए एक बार, कहां से कहां ला रहा हूं? इसको मैं ला रहा हूं इन्फिनिटी से इस r डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस मतलब p पॉइंट पे। तो लिमिट जो लगेगी कहां से कहां तक लगेगी? लिमिट लगेगी इन्फिनिटी से r तक। इसको इन्फिनिटी से r डिस्टेंस दूर तक ला रहा हूं, पक्की बात है ना? हाँ सर। तो जो लिमिट लगेगी इस इंटीग्रेशन में लगेगी इन्फिनिटी से r तक। कहां से कहां तक लगेगी भाई? ये लगेगी इन्फिनिटी से r तक। तो लिमिट मैंने लगा दिया इन्फिनिटी से r तक। अब खेला होएगा, खेला होएगा, क्या खेला होएगा सर? मैंने कहा माइनस के क्यू नॉट अपर लिमिट। अच्छा एक काम करो, यहां पे अगर आप बहुत ही दिमाग लगाओगे तो आप देखोगे ये माइनस को मैं बाहर ले लेता हूं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा के क्यू नॉट 1/x लिमिट इन्फिनिटी से r। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार हो जाएगा 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, तो के क्यू नॉट 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। भाई समथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है। तो क्या हमारा जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा के क्यू नॉट बाई आर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ। अब जितना भी मैंने वर्क किया इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया, तो ये जो वर्क होगा किसके बराबर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो जाएगी? के क्यू नॉट बाई आर। बोलो आ की ना, आ के ना, बोलो आ गया ना, समझ आई बात? भाई अगर मैं कह रहा हूं तुमसे कि मैं किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूं, तो मैं जितना भी वर्क करूंगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगा। वर्क डन मैंने निकाल लिया, पोटेंशियल एनर्जी अपने आप आ गई। बोलो हाँ या ना? हाँ भैया, क्लियर है? जी मालिक, इजाजत है आगे बढ़े? हाँ सर बढ़िए। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी आप सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्ज, ये पहले तो 2 पॉइंट चार्ज का पढ़ना है ना। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं। अगर मान लो कि हमारे पास एक कोई चार्ज है, एक कोई प्लस क्यू चार्ज है, और यहां पे कोई क्यू नॉट चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस आर है, तो बताओ इनके बीच की पोटेंशियल कितनी होगी? आप सीधा बोलोगे ये हो जाएगा के क्यू नॉट बाई आर, सीधा बोल दोगे, नो नीड ऑफ डेरिवेशन। अच्छा, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? के क्यू नॉट बाई आर। अगर मान लो कोई चार्ज है Q1, ये कोई चार्ज है Q2, ये कोई चार्ज है Q3, Q1 और Q2 के बीच के डिस्टेंस को मैं बोल देता हूं R12, Q2 और Q3 के बीच के डिस्टेंस को बोल देता हूं R23, Q1 और Q3 के बीच के डिस्टेंस को बोल देता हूं R13। अगर मैं आपसे पूछूं नेट पोटेंशियल बताओ इस सिस्टम का, क्वेश्चन, नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, नेट पोटेंशियल एनर्जी बताओ इस पूरे सिस्टम का। तो अगर मुझे पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी इन दोनों चार्जेस की वजह से। Q1 और Q2 के बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? U1, इसको मैं बोल देता हूं U1, ये कितनी होगी?
Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12। U2 कितनी होगी, इसके चार्ज के बीच की कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये होगी K Q1 Q3 अपान R13। ऐसे इस और इस चार्ज के बीच की कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसको बोल देंगे U3। ये कितनी हो जाएगी Q2 K Q2 Q3 अपान R23। अब मुझे नेट अगर निकालना है U नेट, तो मैं इसको जोड़ दूंगा U1 प्लस U2 प्लस U3। आप इसको जोड़ दोगे तो आपको नेट पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। बस क्लियर है क्या? हाँ, तो ये तो सिंपल है भाई। इन दोनों चार्जेस के बीच की पोटेंशियल है Q1 Q2 अपान R12, इन दोनों के Q1 Q3 अपान R13, इन दोनों चार्ज के बीच की Q2 Q3 अपान R23। सबको जोड़ देंगे, नेट पोटेंशियल निकल जाएगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें एक डाइपोल पड़ा हुआ है माइनस Q और यहाँ पे है प्लस Q। अगर ये डाइपोल है तो एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो प्लस Q चार्ज पे फोर्स इधर की तरफ लगेगी और माइनस Q चार्ज पे फोर्स इधर की तरफ लगेगी। लेट सपोज अभी डाइपोल हमारा θ1 एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो नेचुरली होगा क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स अगर हमारा डाइपोल ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फोर्स इसको ऐसे करना चाहेगा। भाई एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर, तो ये ऐसे ऐसे तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करके मैं इसको बिल्कुल सीधा कर दिया। मैं ऐसा कर दिया, मतलब प्लस Q इसका यहां पहुंच गया और माइनस Q इसका यहां पहुंच गया। मैंने कुछ वर्क किया और पहले ये θ1 एंगल बना रहा था, अब ये कितना एंगल बना रहा है, θ2 एंगल बना रहा है। यानी मैंने वर्क किया अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स तो इसको इधर लाना चाहेगा। अब मैंने इसको सीधा कर दिया, ऐसे कर दिया। तो भाई कितना वर्क किया मैंने, तो मैंने कहा लेट सपोज dW वर्क किया। तो टॉर्क का वर्क डन का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, T टॉर्क डी थीटा, टी डी थीटा। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा होगा। अच्छा, टॉर्क बराबर क्या होता है? आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, टॉर्क बराबर होता है पीई साइन थीटा। सबको पता है ना? हाँ सर पता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि डी डब्ल्यू इक्वल टू पीई साइन थीटा डी थीटा? हाँ सर बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते हो? ये टॉर्क बराबर होता है पी साइन थीटा डी थीटा। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दे रहा हूं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दे रहा हूं। तो P और E तो कांस्टेंट है, तो W इसका dW का इंटीग्रेशन तो W हो जाएगा, PE बाहर आ जाएगा, बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। भाई एक बात बताओ आप मुझे, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे, और लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे बताओ? इसको θ1 से θ2 एंगल ले जा रहे हैं ना, तो लिमिट लगेगी θ1 से θ2। तो एक बात बताइए आप मुझे, एक बात बताइए, θ1 से θ2 ले जा रहा हूं, आप मुझे एक बात बताओ, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? ये तो होता है माइनस का कॉस थीटा। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। तो यहां आ जाएगा माइनस का कॉस थीटा और लिमिट θ1 से θ2। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर एक बार थीटा के जगह पे θ2 रखें, एक बार θ1 रखें, माइनस को मैं बाहर ले लेता हूं, तो वर्क डन बराबर हो जाएगा माइनस पीई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। यही तो होगा भाई, मैंने माइनस को बाहर ले लिया। अब अगर इस माइनस को मैं अंदर भेज दूं, अगर इस माइनस को वापस से मैं अंदर भेज दूं, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? तो वर्क डन हो जाएगा पी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। पहले कॉस θ2 माइनस कॉस θ1 था, अब मैंने इस माइनस को वापस से अंदर भेज दिया, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? पी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। बेटा अगर ये वर्क डन है तो पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा? P कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ठीक है, बहुत टीचर इसको चैप्टर 1 में भी करा देते हैं, पर मैं इसको हमेशा चैप्टर 2 में कराता हूं, क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो इसी चैप्टर में पूछे जाते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करके रखना है, पोटेंशियल एनर्जी कब कितनी होगी जब हम एक डाइपोल को अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मूव कराते हैं, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है? P cos θ1 माइनस cos θ2। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस क्या होती है? देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ कैपेसिटेंस क्या होती है, तो कैपेसिटेंस का मतलब कहीं ना कहीं कैपेसिटी है ना। किसकी कैपेसिटी? टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई बॉडी कितना इलेक्ट्रिक चार्ज अपने अंदर रख सकती है, स्टोर कर सकती है, उसकी कैपेसिटेंस उतनी होगी। तो कैपेसिटेंस क्या होती है?
द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई बॉडी अपने अंदर कितने इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकती है, वही होती है उसकी कैपेसिटेंस। अब मान लो ये मेरी बॉडी है, इसको मैं चार्ज करता जाऊंगा, चार्ज देता जाऊंगा, प्लस 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 चार्ज देता जाऊंगा, तो भाई मैं जितना चार्ज दूंगा इसको उतनी इसकी वोल्टेज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हाँ सर, चार्ज देंगे आप तो वोल्टेज बढ़ेगा। जितना ज्यादा मैं चार्ज देता जाऊंगा उतनी ज्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी कि नहीं जरूरत पड़ेगी, है ना? जितना चार्ज दूंगा उतनी वोल्टेज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हाँ सर। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है C, यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है C, इसी को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। C को क्या बोलते हैं? C को बोलते हैं कैपेसिटेंस, या इसको लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। देखो, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। और ये क्या है? कांस्टेंट है कि नहीं है? मैंने कहा जितना आप चार्ज दोगे उतना पोटेंशियल बढ़ेगा, है ना? तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो Q इक्वल टू CV। यहां से मैं आपसे पूछूं C बराबर क्या होगा, तो C बराबर आ जाएगा QV। ठीक है, अब इसके यूनिट को देख लेते हैं। चार्ज की यूनिट होती है कूलाम और पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। तो कूलाम पर वोल्ट इसको बोल सकते हो, या कूलाम पर वोल्ट को फेराड बोला जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? फेराड भी बोल सकते हैं। ठीक है, फराड, फराड मतलब झूठ होता है। बहुत लोगों को मैंने देखा यार हद से ज्यादा झूठ बोलते हैं। कुछ लोगों को तो मैं देखा हूं ऐसा झूठ बोलते हैं, ऐसा झूठ बोलते हैं कि उनके झूठ को आप पकड़ ही नहीं सकते हो। पूरी ताकत लगा दोगे लेकिन उनके झूठ को नहीं पकड़ पाओगे, इतने एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस की एक और यूनिट होती है फराड, कूलाम पर वोल्ट या फराड। अब कैपेसिटेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है? कैपेसिटेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है? देखो, कैपेसिटेंस के अंदर होता क्या है? ये अपने अंदर चार्ज को रखता है। चार्ज को कितनी होल्ड कर पाता है कोई, उसकी क्या होती है, उतनी कैपेसिटेंस होती है। अब चार्ज किसके अंदर होता है? ज्यादातर कंडक्टर के अंदर होता है। कंडक्टर ही अपने अंदर तो चार्ज होल्ड कर पाते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कि एक कैपेसिटेंस जो होता है, कितना कोई कंडक्टर कितना चार्ज होल्ड कर पाएगा, किन बात पर डिपेंड करेगा। देखो ये कुछ डायग्राम देखो, ये कुछ कैपेसिटर होते हैं जो आपके डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक गैजेट्स में लगे होते हैं। ठीक है, ये कैपेसिटर है। हर कैपेसिटर की अपनी अलग कैपेसिटेंस होती है, अलग अलग अमाउंट ऑफ चार्ज रख पाता है। कौन कैपेसिटर कितना चार्ज रख पाएगा या किस कैपेसिटर की कितनी कैपेसिटेंस होगी, बहुत लोग कहते हैं वो डिपेंड करेगा कितना चार्ज है, कितना वोल्टेज है। इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा, ये मत समझना फार्मूला बड़े क्यू वाई भी है, पर ऐसा होता नहीं। कैपेसिटेंस कांस्टेंट से आया है, तो किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी वो डिपेंड करेगी उसके डायमेंशन पे। डायमेंशन मतलब कितना मोटा है, कितना पतला है, क्या शेप है, क्या साइज है, क्या लेंथ है ना, शेप ऑफ द कंडक्टर, इन बात पे डिपेंड करती है, कहीं ना कहीं डायमेंशन पे डिपेंड करती है। भाई ज्यादा बड़ी बॉडी है तो ज्यादा चार्ज को स्टोर कर पाएगी, छोटी बॉडी है छोटा चार्ज को स्टोर करेगी, है ना। ऐसे ऐसे आप समझ सकते हो उसकी डायमेंशन कितनी है, इस बात पे डिपेंड करेगा कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। दूसरा, मीडियम, किस मीडियम में है ये कंडक्टर, ये भी मायने रखता है। तो दो चीजों पे कैपेसिटेंस डिपेंड करती है, एक क्या उसका डायमेंशन और दूसरा उसका मीडियम। अभी इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे। अब कैपेसिटेंस की यूनिट और डायमेंशन की हम लोग बारे में बात करेंगे कि क्या यूनिट होती है और क्या डायमेंशन होती है। भाई देखो, C इक्वल टू Q इक्वल टू, मैंने क्या बताया, मैंने कहा जितना भी आप किसी बॉडी पे चार्ज दोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, तो Q इक्वल टू CV हो जाएगा, C इक्वल टू QV हो जाएगा। Q की यूनिट कूलाम होती है, चार्ज यूनिट वोल्ट होती है, तो कूलाम पर वोल्ट, या इसको बोल सकते हो फैराड। अब हम लोगों ने कहा इसकी डायमेंशन कितनी होगी, तो मैंने कहा डायमेंशन आप इसकी बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? मैंने कहा C इक्वल टू QV होता है ना। चार्ज का डायमेंशन क्या होगा? I इक्वल टू Q/T होता है ना, तो Q इक्वल टू IT हो जाएगा। भाई I इक्वल टू Q/T, तो Q इक्वल टू IT। करंट की यूनिट एम्पियर होती है, टाइम की तो डायमेंशन T ही होता है, तो चार्ज का डायमेंशन हो जाएगा AT। और पोटेंशियल को भी मैं लिख सकता हूं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, हमने पढ़ा है ना। पोटेंशियल को मैं क्या लिख सकता हूं? पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो भाई अगर मैं इसका डायमेंशन निकालना चाहता हूं तो मैं ऐसा कर देता हूं कि C इक्वल टू Q/V और V को लिख देता हूं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो Q का अभी मैंने निकाला डायमेंशन AT, वर्क डन का होता है ml² T के पावर -2, ये लर्न करके रख सकते हो आप। Q का कितना होता है? AT ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा A² T²
ml स्क्वायर टी के पावर -2, और टी के पावर -2 ऊपर जाएगा। अच्छा सुनो सुनो सुनो, एक चीज सुनो भाई, ये ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा? जब ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा AT ऊपर चला जाएगा, ये मैं क्या कह रहा हूं, ये AT ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा A स्क्वायर टी स्क्वायर, नीचे क्या रहेगा ml स्क्वायर टी के पावर -2। अच्छा अगर मैं इसको ऊपर भेजूं, m को ऊपर भेजूं तो हो जाएगा A स्क्वायर टी स्क्वायर m के पावर -1, l को ऊपर भेजूं तो l के पावर -2, t को ऊपर भेजूं तो t स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं टी स्क्वायर टी के पावर 4, तो a स्क्वायर टी के पावर 4 m-1 l-2 हो जाएगा। ये इसका डायमेंशन हो जाएगा, इसको आप निकाल सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कैपेसिटर ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। एक अगर हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसकी कितनी कैपेसिटेंस होगी, ये हमसे पूछा जाता है। भाई देखो, अगर ये हमारे पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, वैसे तो हमारे सिलेबस में ज्यादातर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पर अगर हमारे पास ये स्फेरिकल कैपेसिटर है तो आपको ये बात याद रखनी कि अभी हमने पढ़ा है कि C इज इक्वल टू होता है Q/V। होता है कि नहीं होता है? हाँ सर होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास एक सेल है और इसकी रेडियस जो है ये R है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितनी होगी? अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, इसकी रेडियस R है, एक सेल मान लो इसको, इसकी वजह से पोटेंशियल कितनी होगी? होगी KQ/R। होगी कि नहीं होगी? हाँ सर होगी। अच्छा K को मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं 1/4πε0 Q/R। अच्छा अगर मैं इसको इधर ले जाऊं और V को नीचे लाऊं तो हो जाएगा 4πε0 R इक्वल टू Q/V। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको एक इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूं। दूसरा हमने पढ़ा है C इज इक्वल टू Q/V, इसको मैं इक्वेशन सेकेंड बोल देता हूं। अब इन दोनों को इक्वेट कर देता हूं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अगर मैं इसको इक्वेट करता हूं तो क्या मुझे मिल जाएगा कि C बराबर हो जाएगा 4πε0 R के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? C बराबर 4πε0 R होगा कि नहीं होगा? तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको लर्न करके रखना है। अब तुम देखो, किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड कर रही है, मतलब मीडियम पे डिपेंड कर रही है, और R मतलब रेडियस यानी डायमेंशन पे डिपेंड कर रही है। इसी वजह से मैं समझा रहा था कि किसी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है उसके डायमेंशन और एप्सिलॉन नॉट मतलब मीडियम पे डिपेंड करती है। अच्छा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, फॉर न्यूमेरिकल्स, एक और फार्मूला इसको हम इससे बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं सर? क्या मैं इसको बोल सकता हूं 4πε0 R को क्या मैं लिख सकता हूं C इक्वल टू R/1/4πε0। भाई इसको ऊपर ले जाओगे तो वही तो हो जाएगा, 4πε0 R ही हो जाएगा। तो इसको मैं और आसान करने के लिए लिख सकता हूं C इक्वल टू R/1/4πε0। 1/4πε0 को क्या बोल सकता हूं? K बोल सकता हूं। अरे K इक्वल टू 1/4πε0 होता है कि नहीं होता है? तो एक नया फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा, C इज इक्वल टू R/K। ये फार्मूला आपको लर्न करके रखना है फॉर न्यूमेरिकल्स। R मतलब रेडियस, R का मतलब क्या है? रेडियस। और K मतलब क्या होता है? सबको पता है, K की वैल्यू पता होती है ना, 9 × 10⁹ सबको पता है ना? हाँ सर पता है। अच्छा किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी, ये कैपेसिटेंस जो होगी इसकी यूनिट क्या है? फेराड। फेराड हम अगर मान लो मैं आपसे कह दूं कि किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फेराड है, यानी C इक्वल टू क्या होता है? R/K। अगर मैं बोल देता हूं किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फेराड है तो K की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹। तो पक्की बात है ना कि इस सेल के रेडियस भी कितना होना चाहिए? 9 × 10⁹, तभी तो इसकी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फेराड आएगी। तुम बताओ क्या कोई कंडक्टर ऐसा पॉसिबल है जिसकी रेडियस 9 × 10⁹ हो? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। इसी वजह से कैपेसिटर की मैक्सिमम कैपेसिटेंस ज्यादातर आपको माइक्रो फेराड में मिलेगी, 1-2 फेराड नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फेराड हो जाएगी तो भाई पक्की बात है ना कि K की वैल्यू जितनी होगी उतनी R की वैल्यू होनी पड़ेगी, तभी तो कट कट के 1 आएगा। भाई K होता है 9 × 10⁹, तो R भी कितना होना चाहिए? 9 × 10⁹। और रेडियस ऑफ अर्थ जो होती है वो होती है 6.4 × 10⁶ भैया मीटर। और इसके रेडियस कितना है? 9 × 10⁹, मतलब अर्थ की रेडियस से कहीं ज्यादा बड़ा एक रेडियस यानी स्फीयर लाना पड़ेगा, तब उसकी कैपेसिटेंस 1 फेराड होगी। इसी वजह से जितनी भी कैपेसिटर होती है उनकी कैपेसिटेंस माइक्रो फेराड वगैरह में
होती है। ठीक है, ये बात याद रखना। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटेंस, किसी कैपेसिटेंस को सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारा फिक्स्ड कैपेसिटेंस है, मतलब ऐसा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस फिक्स है, तो हम लोग उसको ऐसे बना देंगे। लेकिन अगर वेरिएबल कैपेसिटेंस है, उसकी कैपेसिटेंस बदल रही है, क्यों, कैसे भाई, C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V, है ना। अब मैं बार बार उसमें चार्ज के अमाउंट को चेंज कर रहा हूं, है ना, उसके मीडियम को चेंज कर रहा हूं, तो कैपेसिटेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा, हाँ बदलेगा। तो वेरिएबल कैपेसिटेंस को दिखाने के लिए हम एक एरो बना देते हैं। ये फिक्स्ड कैपेसिटर है, ये वेरिएबल कैपेसिटेंस है। दोनों लकीरें बराबर बनानी है, एक को छोटा एक को बड़ा नहीं बनाना है, नहीं तो बैटरी हो जाएगा। ठीक है, और बैटरी इसमें बहुत अंतर है। अब हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाऊं तो ऐसे बना सकता हूं, है ना, या दो पैरेलल प्लेट्स लगी होती हैं, पैरेलल प्लेट्स लगी होती हैं, इनके एरिया को मैंने ए बोल दिया, इनके डिस्टेंस को डी बोल दिया। तो क्या होते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज फ्लैट पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। वन प्लेट कैरीज प्लस क्यू चार्ज, देखो इस सारे पे प्लस प्लस चार्ज है, उसको मैंने बोल दिया प्लस क्यू। अनदर पे माइनस माइनस चार्ज है, इसका टोटल चार्ज मैंने बोल दिया माइनस क्यू। द स्पेस बिटवीन देम में कंटेन एयर और डाइलेक्ट्रिक। अभी तो इसमें सिंपली एयर है, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करूं तो ऐसे भी बना सकता हूं। अभी तो उनके बीच में एयर है, डाइलेक्ट्रिक भी हो सकता है। तो इसका मुझे एक फॉर्मूला निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का भाई। तो देखो दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, एक पे प्लस प्लस चार्ज, एक पे माइनस माइनस चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस डी है। अगर मैं तुमसे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैपेसिटर कितनी होगी, भाई दो कैपेसिटर हैं, इनके बीच इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो भाई इस वाले प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फ्लैट प्लेट कितनी होती थी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और तुम देखो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये प्लस से माइनस जा रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, प्लस से माइनस की तरफ। इसका इस तरफ होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी इस तरफ होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है V बाई डी, है ना, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू V बाई डी होता है ना, हाँ सर होता है। ठीक है सर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट भी होता है, ये भी तुमने पढ़ा है, याद करो भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितनी होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट V बाई डी। तो एक बात बताओ, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा को मैं लिख सकता हूं Q बाई ए, इस सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है ना, इसको क्या लिख सकता हूं Q बाई ए। तो यहां पे सिग्मा की जगह पे मैंने लिख दिया Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू V बाई डी है। अब एक बात बताओ मुझे, आप एक बात बताइए कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है V बाई डी है कि नहीं है, हाँ। अच्छा इसकी V कितनी होगी, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या, हाँ ये हो जाएगा V बाई डी। तो सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट V अपॉन डी। अब ये D क्या होता है, D को मैं बोल सकता हूं CD। भाई अभी तुमने पढ़ा है ना C इक्वल टू V बाई डी, तो D को क्या बोल सकता हूं CD। तो C इक्वल टू कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो ये आपको एज इट इज याद रखना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो होती है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये लर्न करके रखना है, एज इट इज लर्न करके रखना है। बोलो क्लियर है क्या। कोई पूछे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होगी। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो यहाँ पे बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन है इनका, है ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक चीज कॉमन होती है, सब में चार्ज सेम होता है। अगर यहाँ भी क्यू चार्ज है तो यहाँ भी क्यू चार्ज होगा, चार्ज सेम होगा, पोटेंशियल अलग अलग होगा। यहाँ का पोटेंशियल V1 होगा, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3। अगर मैं आपसे पूछूं नेट पोटेंशियल बताओ, तो सबका पोटेंशियल जोड़ दो, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3। एक बात बताओ, V बराबर C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C, होगा कि नहीं होगा। तो V नेट क्या हो जाएगा, Q बाई Q नेट बाई C नेट, है ना। V1 क्या हो जाएगा, Q बाई C, C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। अच्छा एक बात बताओ, Q तो सब में कॉमन है, सब में कॉमन है ना। यहाँ पे मैं Q बोल देता हूँ, नेट बोलने का मतलब क्या, Q तो सब में सेम ही है ना।
तो क्यू को मैं कॉमन ले लेता हूं, यहाँ पे हो जाएगा 1/c नेट इज इक्वल टू क्यू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। भाई क्यू से क्यू तो कट जाएगा, क्यू से क्यू तो कट जाएगा, तो 1/c नेट कितना आ जाएगा, 1/c नेट आ जाएगा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। यानी जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था ना रेजिस्टेंस, सीरीज में होता था R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन याद रखना कि जब हम बात करेंगे कैपेसिटर की तो उसकी जब हम सीरीज में कैपेसिटेंस निकालेंगे तो हो जाएगा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ऐसे अगर मान लो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब ऐसे लगे हुए हैं सारे, है ना, तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, मतलब इसमें चार्ज Q1 होगा, इसमें चार्ज Q2 होगा, इसमें चार्ज Q3 होगा, पर सबका वोल्टेज सेम रहेगा, V भी वोल्टेज रहेगा। तो ऐसे में मैं आपसे पूछूं नेट चार्ज कितना होगा, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 को जोड़ दो। Q बराबर क्या होता है, CV होता है, तो हो जाएगा CV नेट, या इसको बोल सकता हूं भाई पोटेंशियल तो सेम है ना, तो Q बराबर, Q को बोल सकता हूँ CV, तो C नेट इंटू V, Q CV1 प्लस CV2, या इसको बोल सकता हूं C1B, Q बराबर क्या होता है CV, तो इसका हो जाएगा C1B, C2V और C3V। भाई एक बात बताओ, V इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन V है, तो V को मैं कॉमन ले लेता हूं, C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा, V से V कट जाएगा, C नेट कितना आ जाएगा, C नेट आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, अब हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ये कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। भाई मान लो पहले चार्ज 0 था, अब मैंने इसको चार्ज दिया तो कुछ क्यू चार्ज इसमें स्टोर हो गया। भाई ये कैपेसिटर है, एक पे प्लस चार्ज एक पे माइनस चार्ज। हमें पता है पोटेंशियल बराबर होता है W/Q होता है सर, तो यहां से बोल सकता हूँ W = VQ, हाँ सर बोल सकते हो। छोटा सा वर्क करेंगे तो मैं बोल दूंगा W = VDQ, हाँ बोल दिया सर। हमें पता है Q = CV होता है, हाँ सर पता है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ V = Q/C, बोल सकता हूँ सर। तो DW = V के जगह पे रख दिया Q/C, DQ कर दिया, दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ DW = इंटीग्रेशन ऑफ Q/C DQ वर्ग ना। कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है क्योंकि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो होती है वो मीडियम पे और डायमेंशन पे डिपेंड करती है, वो तो चेंज हो नहीं रहा है, तो ये बाहर आ गया। क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्यू स्क्वायर एक बढ़ जाएगा डिवाइड बाई 2। लिमिट कहां से कहां तक, पहले चार्ज 0 था अब क्यू हो गया, तो 2 भी बाहर आ जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है, तो हाफ 2c। अब क्यू स्क्वायर की जगह पे एक बार क्यू को रखेंगे एक बार 0 को रखेंगे, तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन बराबर हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर सी। ये आपको याद रखना, वर्क डन कितना आ गया, हाफ क्यू स्क्वायर सी। अब वर्क डन बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी के, तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं बोल सकता हूँ हाफ क्यू स्क्वायर सी। अच्छा, इसी फॉर्मूले में अगर मैं क्यू = सीबी पुट कर दूं, क्यू = सीबी पुट कर दूं तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ सीवी स्क्वायर अपन सी। सी से सी कट जाएगा और एक सी ऊपर बचेगा, तो हो जाएगा हाफ सीबी स्क्वायर। अगर मैं C = क्यू भी पुट कर दूं, C = क्या होता है Q/V, अगर मैं यहाँ पे नीचे C = Q/B पुट कर दूं तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूं तो U = हाफ क्यू स्क्वायर अपन C है, तो C की जगह पे Q भी पुट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा आप देखो, Q से Q कट जाएगा तो ये हो जाएगा, एक Q से Q कट गया तो हो जाएगा हाफ QV, हाफ Q से Q कट गया हाफ QB, तो U = हाफ QV भी एक हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो दो फार्मूले हमने निकाल लिए हैं। अब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, भाई एनर्जी आ गया हाफ सीबी स्क्वायर, अभी हमने निकाला था, देखो किसी भी एनर्जी को पकड़ लिया हाफ सीबी स्क्वायर। वॉल्यूम मतलब अगर इसकी एरिया ए है और इसके बीच के डिस्टेंस डी है तो वॉल्यूम हो जाएगा ए × डी। तो अगर मैं इसी को वी से डिवाइड कर दूं तो हमारा जो फाइनल फार्मूला निकल के आएगा इसको काटने पीटने के बाद, वो आप देखोगे निकल के आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो आपसे कोई पूछे कि मुझे बताइए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो जो भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ सीबी स्क्वायर, उसको एरिया से डिवाइड कर दो यानी ए × डी से, तो आप देखोगे कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकल के आएगा वो निकल के आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर।
अब हम लोग बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन की। देखो डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन क्या होता है, एक कैपेसिटर अगर है तो इसके ऊपर होता है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, अगर इधर है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज तो इस तरफ होगा नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। अगर मैं एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइलेक्ट्रिक को रखता हूं तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये होता है डाइलेक्ट्रिक। और किसी डाइलेक्ट्रिक को अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो पोलराइज हो जाता है। पोलराइज होने का मतलब क्या हो गया, पोलराइज होने का मतलब ये हो गया कि अब इधर प्लस प्लस है तो डाइलेक्ट्रिक का माइनस माइनस सब प्लस वाले की तरफ आ जाएगा। मतलब थोड़ी देर बाद देखोगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, इस प्लस प्लस वाले की तरफ कौन आ जाएगा, इस डाइलेक्ट्रिक का जितना भी माइनस था ये सब इधर आ जाएगा, और इस माइनस वाले की तरफ कौन आ जाएगा, इस माइनस वाले की तरफ आ जाएगा प्लस प्लस। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर की तरफ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है माइनस से प्लस से माइनस की तरफ। तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्लस से माइनस की तरफ, और दूसरी डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो गया तो इसकी वजह से प्लस से माइनस की तरफ एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो होगी। भाई यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड केवल प्लस से माइनस की तरफ थी, है ना, पर हमने जब किसी भी डाइलेक्ट्रिक को रखा तो पोलराइज हो गया, तो इसका माइनस माइनस इधर आ गया, प्लस प्लस इधर चला गया। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ थी, अब डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो गया तो प्लस से माइनस के एक अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। तो एक बात बताओ, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, एक है इधर की तरफ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया तो इससे पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। और एक बात बताओ, C इक्वल टू क्या होता है, Q/V। अगर आपका पोटेंशियल कम हुआ तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा सर। तो यही होता है भाई डाइलेक्ट्रिक को रखने के बाद। आगे बढ़ते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अगर मान लो मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया, इसकी थिकनेस को स्मॉल टी बोला है, DU नहीं बोला है, इसकी थिकनेस को स्मॉल टी बोला है। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती इस कैपेसिटर की वजह से, इस कैपेसिटर की वजह से अभी हमने निकाला है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, ड्यू टू कैपेसिटर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी, क्योंकि भाई इसकी वजह से भी, ये भी एक प्लेट है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी वजह से होगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्लैब कितनी होगी, ये होगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन। भाई स्लैब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जो स्लैब है इसकी वजह से एप्सिलॉन नॉट नहीं होगी क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, तो हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन। अब मुझे दोनों की वजह से पोटेंशियल निकाल लेता हूं, मेरा काम बन जाएगा। तो इस कैपेसिटर की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल होता है E इंटू डी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी कर देता हूं। डिस्टेंस कितनी है स्लैब के बीच की, ये पूरी डी है और ये टी है, तो हो जाएगा डी माइनस टी। तो सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी, प्लस स्लैब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू थिकनेस कितनी है, स्मॉल टी। और मुझे पता है K इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, नेट पोटेंशियल निकाला, हाँ सर निकाला, V नेट निकाला, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है तो हो जाएगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो हमें पता है कि C इक्वल टू होता है Q बाई V, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। अब मैंने यहाँ पे Q की जगह पे सिग्मा इंटू ए रख दिया, भाई C इक्वल टू क्या होता है Q बाई V, तो V तो हमें पता है ना, V कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, और ऊपर क्या रख दिया Q, और Q को लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा इंटू ए इसको डिवाइड कर दिया। जैसे मैंने डिवाइड कर दिया तो हमारा जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ कैपेसिटेंस निकल के आया, वो निकल के आया एप्सिलॉन ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अच्छा, अगर ये जो स्लैब है ये कंप्लीटली फिल होता, कंप्लीटली फिल होने का मतलब यहां तक होता, तो इसकी जो टी है यानी थिकनेस है वो बराबर हो जाती है डी के। तो अगर मैं ये कंप्लीटली फिल होगा तो टी इक्वल टू डी कर देना। इसकी वजह से क्या होगा इसकी वजह से जो कैपेसिटेंस होगी वो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी होता था, डी माइनस डी हो जाएगा, प्लस टी की जगह पे हो जाएगा डी, तो डी बाई के, डी माइनस डी तो जीरो हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट ए, इसको मैं लिख सकता हूं एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी, इसको कर दिया, और के को मैं ऊपर लेकर के चला गया, तो C इक्वल टू, अच्छा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या होता है, ये तो पुराना कैपेसिटेंस होता था तो उसको C नॉट बोल देते हैं, तो C इक्वल टू हो जाएगा के सी नॉट। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर हुआ खत्म। आपको इंपॉर्टेंट ये लर्न करके रखना है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।